एशिया के साइड पे आप बांग्लादेश के जो क्राइसिस है, जो फरवरी में इलेक्शंस भी हो रहे हैं और उधर ओसामा हादी की भी जो है वो किलिंग हुई थी और प्रोटेस्ट जो है वो जनरेशन ज़ेड ने ही जो है वो जो है वो लीड की थी। इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? और बांग्लादेश की यूथ और जो है दुनिया की बकिया ममालिक की यूथ में क्या डिफरेंस आप देखते हैं, अगर आपको जो है इस हवाले से? हाँ, बांग्लादेश के लिए तो तुमने पूरा एक 360 एक डिग्री टर्न मारा है। तो बांग्लादेश का देखें, बांग्लादेश के जो क्राइसिस हैं ये अभी से नहीं, 2009 से चल रहे थे, जब वो वहाँ पर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चार्ज वहाँ पर संभाला था। तो शेख हसीना ने जो है ना इस क्राइसिस को, मैं तो कहता हूँ, ये बिल्ड किया है उन्होंने। और वो 2024 तक 23 तक जो है ना वो बिल्कुल ही वो पीक पर जाकर वो पहुंच गया था। तो अभी जो क्राइसिस है वो तो देखें, वो लोग ही चाह रहे हैं कि क्राइसिस इस चीज को और बढ़ जाए, जो फरवरी में इलेक्शन नहीं देखना चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस तरह के मसले मसाइल वहां पर रहते रहें। और जो मुझे लगता है कि यूनिस साहब जो हैं वहां पर, जो अभी करंट उसके जो इंचार्ज हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है। हाँ, इंटेरियम गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या क्या टाइटल उन्होंने दिया हुआ है। उनके लिए बेस्ट तो यही है कि फरवरी के अंदर जो है ना, चाहे जितने भी कुछ भी वहां पर एक प्रॉब्लम आए, उसको इलेक्शन को एग्जीक्यूट कर दें सक्सेसफुली। और जो अभी उनके खालिदा जिया साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने वापस पार्टी को वहां पर दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो आगे वो दोनों मिलके, आई थिंक जमात इस्लामी के साथ जो है ना वो मिलके वो बनाएंगे, एक गवर्नमेंट वो बना लेंगे। अच्छा, मुझे ना 2023-24 के अंदर चूंकि ये हुआ, ये मुझे एक ये नहीं है कि वहां पर जो है ना एक शेख हसीना की जो गवर्नमेंट को हिला दिया गया, वहां पर उठा दिया गया। मुझे तो ये चीज का है कि क्योंकि वहां की बांग्लादेश की देखें, जो एक जेनजी जो है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं, मैं उन्हें साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा जो है ना एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा जो एंथुसिस्टिक जो है ना वो उनकी एक स्टूडेंट्स यूनियन है वहाँ पर। वो अलग ही ब्रीड है। वो तो ना, वो कंप्लीटली फुली चार्ज वो रहते हैं। तो वो आपको पाकिस्तान पर बिल्कुल ही रहने दें, वहाँ की पाकिस्तान की जेंसी को तो। और ये हम जेंसी की भी बात करते नहीं, हर जगह की जेंसी जो है ना, बिल्कुल जगह की जेंसी है वो बिल्कुल माठी है, बिल्कुल जिस तरह ब्रिटेन के अंदर जो है ना, वहाँ पे जेंसी को जब बोला गया वॉर करना, बोला यार रहने तो हमें, हम भाई पिज्जा खा रहे हैं, हमें क्या, तुम ना वॉर की बातें कर रहे हो। तो यहाँ की जो बांग्लादेश की जो एक स्टूडेंट्स हैं, जो जेंसी, दे आर फुली चार्ज। तो वो आपको कहीं पर ना इंडिया में मिलेगी, चाहे नेपाल के अंदर भी है, लेकिन उस लेवल के ऊपर वो नहीं मिलेंगी। तो आई थिंक, मैं तो इसलिए सरप्राइज हूँ उन्होंने इतना लेट जो है ना, उतना क्यों चार्ज लिया। सो दे आर एंड दे आर आल्सो, दे आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, ये भी बता दूं। वो इसलिए जेंजी वहां की जो है ना, इसलिए खिलाफ हो गई वो इंडिया, क्योंकि शेख हसीना ने तो इस तरह के हालात पैदा कर दिए थे कि वो बिल्कुल ही ना, बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि वो एक इंडिया की ना एक इंटरनल कोई स्टेट बन गई थी। तो वो दे आर वेरी, मैं कहता हूँ ना कि अपनी कंट्री से जो है ना एक लव करना, स्पोर्ट्स से अपनी, उनका एक अपना एक कल्चर है। तो उनकी आवाम के अंदर एक चीज बिल्ड तो उनकी हो रही थी वहां पर। और जब ये 2024-25 का जो दरमियान जो है ना क्राइसिस आया, जब उनको शेख हसीना को वहां से कोलैप्स करना पड़ा और वहां पर इंडिया वापस जाना पड़ा, तो ये मुझे ये हमारे लिए सरप्राइज ये नहीं थे। सरप्राइज ये था कि इतना लेट क्यों हुआ है। तो जेंजी जब हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान की जेंजी अलग है, वहाँ के तो कुछ लोगों को नहीं पता जेंजी का, मैं बता दूं। ये सारी 98 के बाद से जो बच्चे, 97 98 के बाद से बच्चे जो पैदा हुए हैं, उसको एक जेंजी बोला जाता है। और बाकी जो 2012-13 के बाद आई थिंक उनको अल्फा बोला जा रहा है। तो एक अभी आर्टिकल भी आया था वहाँ पे। तो ये हमने देखना है कि बांग्लादेश की जो स्टूडेंट्स यूनियन है, उनके जो स्टूडेंट हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। तो अब वहां पे जो क्राइसिस है, कंट्रोल कैसे होगा, मुझे लगता है कि ये इनका नाम है, इनके जो खालिदा जिया के जो बेटे हैं, मैंने उनकी जो प्रोफाइल थोड़ी बहुत उनकी वो देखी है। दो डिस्पाइट उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल इस तरह, तो उनकी एजुकेशन उनको बीच में से क्लोज करनी पड़ी थी, बिकॉज ही वेंट फॉर द बिजनेस, नाउ ही जॉइंड अगेन। तो उनके लिए भी बड़ा एक चैलेंज होगा, उन्हें ही हैज टू प्रोवाइड सीरियस रिजल्ट इमीडिएटली।
तो क्योंकि उनके लिए ना, मैंने कहा ना, एक चार्ज क्राउड है ये एक वो तो नहीं है कि वो एग्जाइल में गए हुए थे या उनकी कोई और एंगेजमेंट थी? नहीं, क्या एग्जाइल उनका क्या में बैकग्राउंड है? 2009 के उसमें जो है ना, उनका एक साइन कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर दिया था कि ठीक है, जब उन्हें शेख हसीना की जो गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त उन्हें भेजा गया था, तो उन्होंने फिर वो लंदन चले गए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर वहीं पर एक बिजनेस है उनका, तो वहीं पर उन्होंने स्टार्ट किया। तो आप बैक साइड के ऊपर तो अपनी कुछ पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। उनकी उनकी वालदा जो है, उनकी खालदा जिया, वो जो है ना जेल के अंदर थी, फिर वो एक बड़े क्राइसिस में अंदर वो रही वो। लेकिन मैं पॉइंट में ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके लिए भी ना एक ये आसान चीजें नहीं रहेंगी। ये क्राउड जो है ना, ये चार्ज क्राउड है ये जी। वो नहीं क्राउड के ना आप बोलेंगे अच्छा मैं अभी 2 साल ले रहा हूँ, 3 साल तो आए। और वो मैं मुझे लगता है कि वो, बट ही इज स्मार्ट इनफ आई थिंक, वो पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ, वो दोनों के साथ जो है एक अच्छा सॉल्यूशन, एक अच्छा बैलेंस वो रखेंगे, और जो करना भी चाहिए। रिलेशन। शेख हसीना ने जो किया था वो उन्होंने कंप्लीटली ना, उन्होंने कैसा अपना एक परसेप्शन पूरा बना दिया था, और जो परसेप्शन नहीं था वो हकीकत भी थी। वो उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के वो कंप्लीटली अगेंस्ट वो चले गई, और इंडिया के साथ उन्होंने इस तरह का रखा कि इंडिया बांग्लादेश की आवाम को लगा कि हम जो है ना शायद इसके स्टेट बन गए। तो वो उनके लिए देखें वो काबिल कबूल नहीं है। दे आर एज आई सेड के बिल्कुल ना अपने जो कंट्री से ना उनका एक तो वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो कैटर नहीं करी थी, या क्या सेंटिमेंट है बांग्लादेश में उनके हवाले से? और अभी खालिदा जिया का भी इंतकाल हुआ है, तो उस हवाले से उनकी क्या लेगेसी है? देखें, मुझे ऑफ कोर्स उनकी एक हिस्ट्री तो है उनके वालिद की। उनके वालिद को पाकिस्तान में जो है ना, उनको जेल में रखा गया है। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान 1971 के अंदर वो क्रिएट किया था। शायद उन्होंने उस चीज़ को और इतना जो है ना अपने साथ जो है ना वो कैरी ऑन किया। फिर उनकी वालिद को भी वहाँ पे मार दिया गया था। तो इतना ज़्यादा उन्होंने ना उस चीज़ को कैरी आउट किया कि उन्होंने बिल्कुल ही अगेंस्ट जो है ना, आप पाकिस्तान के एक अगेंस्ट चली। देखिए, पाकिस्तान में 71 में जो भी हुआ था, उसके बाद से उनको आगे बढ़ना चाहिए था 90s में, 2000 में। और दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, आई थिंक बैलेंस उनको एक रखना चाहिए था। दो ये जो है, मैं आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट, मैं उनका नाम जो है ना वो गलत नहीं ले रहा। तो खालदा जिया के जो बेटे हैं, इनके साथ इन्हें जो है ना कि स्मार्टली इन्हें यहाँ पर प्ले करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा बांग्लादेश से कि वो कोई बहुत ही अगेंस्ट जाके जो है ना इंडिया के जो है ना उनके खिलाफ जो है ना जाके अपनी पॉलिसीज वो बनाए। सबसे बड़ा जो बॉर्डर है बांग्लादेश का वो इंडिया के साथ ही लगता है। और यहाँ पर भी जो मैंने अमेरिका में सीखा है, आपका जिसके साथ बॉर्डर लगता है आपका, उसके साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, डिस्पाइट जितने भी आपके चैलेंजेस हों, क्योंकि अदरवाइज आपके लिए बिग क्राइसिस आने वाले होते हैं आपके लिए। आप ये नहीं देखते कि स्मॉल कंट्री बिग कंट्री है। तो इंडिया को भी यहाँ पर एक मालूम है कि उनके लिए एक चैलेंज है, और उसको दोबारा रीबिल्ड करना है। अब वो रीबिल्ड कैसे होगा? वो शेख हसीना को जब तक वापस नहीं करेंगे, तो एक उनके बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ना उन्हें वो रिटर्न नहीं करे। अगर वो रिटर्न करते हैं तो रिटर्न तो कभी भी नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज लाइक नो ब्रेनर कि अगर उसको रिटर्न कर दिया, इसका मतलब है वो कभी भी बांग्लादेश के अंदर किसी भी पॉलिटिशियन को एक अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकेंगे। कोई भी उनके लिए इन फ्यूचर काम नहीं तो करेगा। ये जो शेख हसीना का जो है एक मुतालबा है कि जो है अगर वो आईसीजे पे लेकर जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ऑफ जस्टिस में लेके जाए, तो शी इज विलिंग कि वो कंटेस्ट करे कि उनके जराइम वाकई थे या नहीं थे। जो कहते हैं कि वो जो 1400 लोगों की किलिंग्स हुई हैं, नाहक कत्ल बांग्लादेश में स्टूडेंट्स वगैरह का हुआ है, तो उसमें उनका किरदार नहीं है। तो इसको किस हवाले से देखते हैं? देखो यार, ये एक इंटरनेशनल जब लॉ की तरफ लोग जाते हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ चले जाओ वहाँ पर, और ये हमने कलभूषण की तरफ का उस सिलसिले में भी देखा था, वो इंडिया लेके चला गया था। तो उसका रीज़न, एक मेन उसका रीज़न ये होता है कि आपको जो है ना वो चीज़ें वो डिले हो जाएं, वो चलते रहते हैं, फिर वो केसेस, फिर वो डेट्स आती हैं वहाँ पे, और हमने आज तक नहीं देखा कि उसके ऊपर वो इंटरनेशनल जो वो कोर्ट जो होते हैं वो नॉर्मली वो कैपिटल पनिशमेंट के हक में भी नहीं होते। तो वो तो एक टैक्टिक है। और कलभूषण का तो वो इसलिए इंडिया लेके गया था क्योंकि पाकिस्तान के अरेस्ट के अंदर थे वो। उनके जो इंडिया के जो राइट। एक, हाँ, स्पाई जो हैं वो उसके, तो इसलिए वो लेके गए थे कि जब वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाओगे तो फिर डिले हो जाएगा, तो फिर उन्हें और टाइम मिल जाएगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए तकरीबन ना नामुमकिन हो जाएगा उनको कैपिटल पनिशमेंट। तो ये शायद उनका एक रीज़न होगा, जब वो एक इंटरनेशनल लॉ की तरफ चले जाएंगे कोर्ट में, तो वो एक कैपिटल पनिशमेंट इम्पॉसिबल हो तो बच जाएगी। गए।
तो हम खैर वापस उसके तरफ आते हैं कि जो क्राइसिस है, क्राइसिस आई थिंक उनके लिए यही है कि इसी तरह सॉल्व होगा। फरवरी में किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए, वहां पर क्लीन इलेक्शन हो। आई थिंक दोनों जमात इस्लामी और जो खालिदा जिया साहब की जो साहिबा की जो लेट जो है उनकी जो जमात है वो मिलके एक कॉलिशन, एक गवर्नमेंट एक बनाएगी, लेकिन उनको डिलीवर बहुत जल्दी करना पड़ेगा वहां पर। अदरवाइज जो है ना वो ये जो जेंजी, वहाँ की जो जेंजी है बांग्लादेश की, मैंने कहा सबसे ज्यादा चार्ज रहते हैं हम लोग, वो नॉर्मल साउथ एशियन जो स्टूडेंट्स हैं। उसमें जो है इकोनॉमी की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो बेशक अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, एक एवोल्यूशन से बांग्लादेश गुजर रहा है, उनकी यूथ उसको डायरेक्ट कर रही है, लेकिन उनकी इकोनॉमी के पे क्या रेपरकशंस हैं, क्योंकि इन दी एंड है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, अब देखें, जब किसी भी जगह पर एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट आ जाती है, एक्सेप्टेबल फेयर फ्री इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद, तो फिर ऑटोमेटिकली एक इकोनॉमी जो है ना आपकी एक डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की तरह कोई इस तरह का माशाल्लाह का एक बहुत ही लंबा वहाँ पर वो है, वहाँ पर भी मिलिट्री ने वहाँ पर भी जो है ना एक इंटरफेयर किया है। और इसी चीज़ को ना बांग्लादेश को अवॉइड करना है, अगर मिलिट्री खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई मसला हो जाता है क्राइसिस करके, जो कि मुझे लगता है कि शेख जिया उनकी शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कुछ ना कुछ इस तरह का क्राइसिस हो जाए कि वो इलेक्शन ना हो पाए। लेकिन इलेक्शन हो गए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाते हैं, एक बिग मार्जिन के साथ जो है ना गवर्नमेंट आ जाती है उनकी, तो वो जो है ऑटोमेटिकली इकोनॉमी सॉल्यूशंस हैं वो ठीक होना, क्योंकि वहां पर फिर और ऐसा नहीं एक और चीज ये है मेरी कि तो शेख हसीना की पार्टी तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हुए? उनको तो मौका नहीं मिला, माना कि उनको सजा हो गई, लेकिन उनकी पार्टी की तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो 9 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं उस बांग्लादेश में। तो ये उस वक्त हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले गए, यहाँ पे मैं अपनी जो बात को कंप्लीट करना चाह रहा था कि लेकिन ये कि वो उस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है जब वो पार्टी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। इस वक्त उनके बहुत ही बुरे हालात हैं, बिल्कुल ही ना उन्होंने कि उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ना, उनके ऊपर तो लोगों ने जो है ना यहाँ पर कत्लेआम किया था यहाँ पर, तो इसलिए मुझे उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। ऑलरेडी वहाँ पर कुछ पार्टीज हैं, 2-3 बिग पार्टीज ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो मुझे उसका एक ज्यादा क्राइसिस मुझे एक नजर आ नहीं रहा। मैं पॉइंट ये कह रहा था कि फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई बहुत हिस्ट्री नहीं है मार्शाल्लाह की, तो आई सी स्टेबिलिटी, इकोनॉमी वहाँ पे ठीक हो जाएगी वहाँ पर। और जब इकोनॉमी ठीक हो जाएगी वहाँ पर, तो आप खुद देखोगे, और जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो खुद ब खुद इकोनॉमी ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फिर जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये फिर गवर्नमेंट एक चलेगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हर 2-3 साल के बाद जो है ना किसी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए पाकिस्तान की तरह, तो फिर एक ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग ना मैं पॉइंट बताता हूँ। ये जो दुनिया में ना एक जो बांग्लादेश में इंडिया ने जो है ना एक प्रोपेगेंडा किया था कि वहां पर बांग्लादेश के साथ, शेख हसीना के साथ, कि भाई वो अमेरिका ने जो है ना ये जो है ना उनकी जो गवर्नमेंट को हटाने के लिए अमेरिका का हाथ था पीछे, क्योंकि उनको अमेरिका को वहां पे कोई आइलैंड चाहिए था। देखिए, ये वेनेजुएला का जो है ना भी जो वाकया हुआ ना, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इफ अमेरिका वांटेड समथिंग, दे विल गो एंड दे विल गेट इट। जो भी बहुत पावरफुल कंट्री होती है, उनको अगर कुछ रिक्वायर्ड होता है तो वो कर लेते हैं जाके, तो लेकिन उन अमेरिका का उसमें किसी किस्म का कोई वो हाथ नहीं था। वो उनके इंटरनल इश्यूज थे। उन्होंने 2009 से एक बिल्कुल एक डिक्टेटर टाइप की ना उनकी एक गवर्नमेंट वहां पर बनी हुई थी। डिस्पाइट उन्होंने ठीक है थोड़ा प्रोग्रेस किया होगा, लेकिन मैंने कहा कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने कंट्री से ना दे लाइक ना दे आर क्रेजी, दे लव देयर कंट्री, और उनकी जो यूथ है वो बिल्कुल एक पैशनेट है बिल्कुल अपनी कंट्री के लिए। तो वो जब उन्हें ये फील हुआ वहां पर जाकर के यार कि बिल्कुल कंट्री बिल्कुल अमेरिका इंडिया की बिल्कुल एक तरह की एक स्टेट बन गई है। फिर दूसरा, जो उनकी जो यंग जो लोग थे उनको आपने साइड पे कर दिया, जो उन्होंने 1971 में जिसी ने फाइट किया था, उनके वहां से शुरू होता है ना, उनके वहां पे कोटा देना शुरू कर दिया उनके उनके फाइटर्स को। तो वो उनके स्टूडेंट्स को लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि आपके उनकी पास, जनरेशन उनकी जनरेशंस को कोटा दिया जा रहा था जी। हाँ, तो उनके पास जो है कोई और चॉइस नहीं थी, बिकॉज दे वर आस्किंग कि भाई हम कहाँ पर जाएंगे, हमारे लिए कहाँ पर काम होगा, नौकरियां होंगी। तो मैंने कहा कि आपकी जो बांग्लादेश में जेनजी है, इंडिया में जो जेनजी है, जो पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश की जेनजी को जो यंग उनकी जो पॉपुलेशन है, उसको आप बिल्कुल भी, सॉरी, कंपेयर नहीं कर सकते। आप उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते।
तो बट होप फॉर द बेस्ट, आई होप के वहाँ पर इसका एक अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। वी विल, यस, एक अच्छा सोल्यूशन, अच्छा देखे हालात रहे हैं इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, इवन मैं तो कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान को भी अपने अच्छे हालात रखने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज 3 कंट्रीज दे आर अंडर क्राइसिस ऑफ पॉवर्टी, और वहाँ पर एक जॉब अनएम्प्लॉयमेंट के बड़े क्राइसिस हैं, वहाँ पर क्राइम के बड़े क्राइसिस हैं, कम एंड ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो अच्छे ताल्लुकात तीनों के दरमियान रहेंगे तो वही जो है ना साउथ एशिया के लिए बेहतर है। चलें, फिर उसके बाद हम बाद में थैंक यू वेरी मच दिशान, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम, और आपने जो है हमारे ऑडियंस के साथ अपनी नॉलेज शेयर करी, अपनी इंसाइट शेयर करी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ जल्द जो है वो वापस आपको ऑन बोर्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।